नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 8,96,931 आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और योजना की जानकारी सभी के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सरेंडर किए गए नक्सलियों मतलब आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी इस योजना के तहत आवास की व्यवस्था करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस योजना पर सवाल उठा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल भाजपा भी उठा रही है, कह रही है कि आपने अपने काल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या किया था, हम तो कर रहे हैं, आपने भी क्या किया था इसके लिए। कांग्रेस कह रही है कि हमने भी मकानों को स्वीकृति दी थी। करीब 47,000 का जिक्र किया जाता है। ये तमाम विषय है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिलने की खबर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और योजना के तहत सरेंडर किए गए नक्सलियों के लिए आवास की व्यवस्था की बात की है। यह कदम सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकता है, जो स्थानीय लोगों के पुनर्वास और समाज में उनकी पुनः स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता, इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी ये है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और सिंहदेव की ओर से उठाए गए मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। सिंहदेव का इस्तीफा और उनका आरोप है कि ग्रामीण पंचायत विभाग के लोग आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस योजना की निष्पादन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दीपक बैज का आरोप है कि योजना केवल मुंहजबी की जा रही है और धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। यह दर्शाता है कि विपक्ष इस योजना की वास्तविक प्रभावशीलता पर संदेह करता है। 15 साल का सरकार में हम लोगों ने देखे हैं, 15 साल का सरकार में देखे हैं, और उसी तरह ही सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये सरकार आज भी वही काम करती है। राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा होने के बावजूद इस तरह के विवाद और टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे योजना के क्रियान्वयन में सुधार की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इन आलोचनाओं को गंभीरता से ले और सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और इसका वास्तविक प्रभाव दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। तो सवाल उठ रहे हैं इस योजना पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात की थी, प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि जब सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के, तब पहला जो प्रस्ताव पास होगा, जो पहली स्वीकृति मिलेगी, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 18 लाख मकान जो हैं उनके लिए मिलेगी। तो उसी दिशा में सरकार आगे चल रही है। ये तमाम विषय हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर कि अभी भी चर्चा होती है। उसमें बहुत से ऐसे प्रकरण हैं। एक प्रकरण आ जाता है TS सिंहदेव साहब का, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहते हुए कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक अच्छी खबर ये है कि अब मकानों की स्वीकृति मिल गई है। 8 लाख से अधिक मकान, 8,46,000 से अधिक मकानों की स्वीकृति मिल चुकी है। मतलब अब लोगों के सिर पर छत होगा। ऐसे लोग जिन्हें कि ऐसे घरों की आवश्यकता है, कहा जाए कि जिन्हें कि सर पर छत की आवश्यकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे से, इस विषय से जुड़े विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे पहले आपका परिचय करवा दूं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका स्वागत है।
अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी इस चर्चा में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं दिनेश जी, क्योंकि घोषणा की है आपकी सरकार ने 8 लाख से अधिक मकान बनेंगे और भी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन बात ये की जा रही थी, जैसा कि मैं सुन रहा था, दीपक बैज पूछ रहे थे, जो पीसीसी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पूछ रहे थे कि भाई आप 15 वर्ष शासन में रहे, क्या किया उस समय आपने? अभी भी इतने ज़्यादा मकानों की आवश्यकता है आपके 15 वर्षों के शासनकाल के बाद, क्या कर रहे थे तब आप? देखिए संजय जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं आपके और आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूँगा, सबसे पहले तो उन प्रधानमंत्री आवास की जो प्रतीक्षा कर रहे थे 8 लाख, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। ये मोदी की गारंटी थी। वो साइंस कॉलेज का मैदान आज भी याद है पूरे प्रदेशवासियों को, जब मोदी जी ने आके घोषणा किया था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, मैं प्रधानमंत्री आवास जो ये भूपेश बघेल रोक के रखे हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। आज मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई। 8,46,931 मेरा वो गरीब भाई जो आवास के लिए तड़प रहा था, जिसको ये कांग्रेस के भूपेश बघेल, सोनिया गांधी जैसे गरीब विरोधी लोगों ने उनके छत का आशियाना उनसे छीन के रखा था। अरे आप दे तो नहीं सकते, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे थे तो आप रोक के एक गरीब का अहितैषी होने का आपने आज जो बीड़ा उठाया था, उस बीड़े को इस गरीबों ने आपको सत्ता से बेदखल करके बता दिया। और आज हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी की सरकार, विष्णुदेव शासन की, सुशासन की सरकार ने आज 8,46,931 मकान स्वीकृत करके बता दिया कि कांग्रेस कभी भी गरीबों के साथ नहीं खड़ी है। गरीबों का हमेशा उजाड़ने वाली सरकार है, ये करप्शन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इटली की दरबार की सोनिया गांधी के नक्शों पे चलने वाली सरकार है। और अजय जी, ये कह रहे हैं दिनेश जी कि प्रधानमंत्री दे रहे थे, आपने उन्हें रोक दिया, आपने लिया नहीं। मतलब प्रधानमंत्री दे रहे थे, आपने लिया नहीं, क्यों सर? संजय जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं का, यहाँ बैठे प्रवक्ताओं का चरित्र है। देखिए, महत्वपूर्ण बात स्पष्ट है। दो चीजें हैं संजय जी। आज मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, भैया 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? क्या 15 लाख आ गए क्या? कि 100 दिन में महंगाई कम हो गई क्या? कि 100 दिन में 100 स्मार्ट सिटी बना दी क्या आपने? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई क्या? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई क्या? क्या 2022 तक किसानों की दुगनी हो गई क्या? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ संजय जी, मैं आपके माध्यम से माध्यम से इनसे मांग करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास पे डिबेट चल रहा है तो प्रधानमंत्री आवास पे बात करें। ये भटकाए मत, ये कांग्रेसी गुमराह करते हैं। और ये देखिए अग्रवाल जी को अब झूठ पकड़ा जाता है। अरे प्रधानमंत्री आवास पे बात करिए ना, अगर डिबेट में बैठे हैं, जिस चीज में डिबेट है। मैं महंगाई पे भी आपको डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, 15 लाख में भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जिस मुद्दे पे बोलेंगे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है उससे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि चोर चोरी करता है तो फिर डर लगता है। टीएस बाबा ने आपको बता दिया कि आप गरीब हितैषी हो, इसलिए टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे के आप लोगों को, आपकी सरकार को ये बात बता दी। ठीक है, ठीक है सरकार। दिनेश जी, अजय जी विषय पर आते हैं सर, विषय पर आते हैं। मेरा एक निवेदन है संजय जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप पत्रकार है, आगे से या तो दिनेश जी को बुला लीजिए या मुझे बुला लीजिए, जब मेरी बारी है तो मैं बात करूं। तो आप डिबेट करिए ना प्रधानमंत्री आवास में, मैं तो आपसे मांग कर रहा हूं भाई साहब, आप डिबेट करिए पीएम आवास में। दिनेश जी, मैं सवाल कर लेता हूं। अजय जी ये कह रहे हैं, मेरा जो सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे, आपने रोका, नहीं लिया, मतलब वो दे रहे थे, आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया सर? मैं ये सवाल कर रहा हूँ जी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी मोदी गारंटी की बात करें तो मैंने उदाहरण दिए कि बहुत सारी गारंटियां तो मोदी के नाम से दी गई, वो गारंटियां थी, लेकिन आपने लिया क्यों नहीं? ये बात हमने लिया नहीं, अलग बात करें, गलत झूठ बोल रहे हैं। देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। रमन सिंह ने ये जो योजना चालू हुई प्रधानमंत्री आवास, पहली बात हमारी इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के ये प्रधानमंत्री आवास कर, पहली बात ये योजना चालू की 2015 में। 2015 से 2018 आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, 2018-19 के बजटीय भाषण में रमन सिंह ने स्वीकार किया कि भैया हमने इन 4 सालों में शहरी क्षेत्र में 19,000 मकान, ग्रामीण क्षेत्रों में 2,18,000, कुल मिला के मात्र 2,37,000 मकान बनाए, जबकि हमको स्वीकृति मिली थी 4,58,000।
मतलब लक्ष्य का 55% काम किया, 45% लक्ष्य को पूरा नहीं किया। मैं हमारी बात कर लेता हूँ। हमारे भूपेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 2,47,000 मकान, ग्रामीण क्षेत्रों में 10,57,000, कुल मिला के 13,04,000 आवास बनाए, जो कुल लक्ष्य का 98% था। रमन सरकार ने लक्ष्य का 55% पूरा किया, हमने 98% पूरा किया। जो भी दावे कर जी, आप प्रधानमंत्री आवास की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। दूसरा, इन्होंने राज्यांश दिया 272 करोड़ का, हमने राज्यांश दिया 2100 करोड़ रुपए, इनसे 8 गुना ज्यादा। इनके द्वारा कुल व्यय किया गया 1242 करोड़, हमने व्यय किया 2764 करोड़, मतलब ज्यादा मकान, ज्यादा राज्यांश, ज्यादा व्यय किया। महत्वपूर्ण बात, लगातार प्रधानमंत्री आवास की बात गंगवानी जी एक बात बताइएगा सर, एक बात बताइए गंगवानी जी, इतना काम हो रहा था तब बाबा नाराज क्यों हो रहे थे? उनको तो खुश होना चाहिए था कि इतना काम हो गया, फिर वो नाराज क्यों हो रहे थे? बता रहे थे कि 8 लाख मकान नहीं, उनके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जो मेरे सामने रखा हुआ है कि राशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से 8 लाख लोगों को आवास नहीं बन पाया, जिसका मुझे बड़ा दुख है, इस वक्त में मुझे पीड़ा होती है। ये क्या है सर? फिर संजय जी, मैं और कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए संजय जी, ताकि मैं बोलना मैं जोड़ता चलूंगा, आप बोलिए जी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, देखिए बाबा सिद्धेश्वर जी ने एक बात कही थी, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर देता हूँ। 3 जुलाई 2023 को हमने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा कि भैया हमको 77,000 मकान की स्वीकृति मात्र 2022-23 में की गई। हमारी राज्य सरकार के साथ लगातार केंद्र की मोदी सरकार, देखिए 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। वेटिंग लिस्ट में 6,99,439 मकान बाकी थे, जिसके लिए हमने 3 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी को पत्र था कि जो वेटिंग लिस्ट के आवास है लगभग 7 लाख के, इसकी हमको अनुमति दी जाए। दूसरा, केंद्रांश लगातार हमारे पत्र लिखने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा देना चाह रहा हूँ आपको, हमको जो कैश था वो था 2707 करोड़, उसका 88% जी, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ, 2390 करोड़ रुपए हमने वहां जमा करा दिए। उसके बाद भी हमको केंद्रांश नहीं दिया गया, क्योंकि चाहते थे कि आज अच्छी योजना जिसको गरीब का आवास। ठीक है दिनेश जी, बहुत सारे सवाल आपने कर लिए, दिनेश जी जवाब दे लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम तो कर रहे थे, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई आधार नहीं है, ये बता रहे हैं अजय जी। संजय जी, ये क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे यही जाने, क्योंकि झूठ और फरे 8 लाख 6 लाख 5 लाख, अरे भाई कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास दिया और मोदी जी जो ने पैसा दिया, तो क्यों टीएस बाबा ने इस्तीफा देकर ये बोल के कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवा पा रहा हूं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं? आपके मंत्री इस्तीफा दिए थे, हमारे मंत्री ने। ये भूपेश बघेल के नहीं, पूरे कांग्रेस, देश के कांग्रेस पार्टी के मुंह पे एक बड़ा जोरदार तमाचा था जो उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया। ठीक है, मैं रमेश जी से समझ लेता हूँ, रमेश जी से मैं समझ लेता हूँ। रमेश जी, आप भी देख रहे होंगे सर, रिपोर्टिंग हम लोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानकारियां तो होती हैं हमारे पास, सरकारें क्या कर रही हैं, आंकड़े भी हमारे पास होते हैं। लेकिन ठीक है, अभी मैं प्रवक्ताओं की बानी जानना चाहता था कि प्रवक्तागण क्या कह रहे हैं, कितने तथ्य सामने ला रहे हैं। आपने क्या देखा? आपके सामने जो अजय गंगवानी जी ने जो आंकड़े रखे या फिर जो दिनेश जी कह रहे हैं, क्या आप मानते थे कि ये स्थिति थी जैसा अजय गंगवानी जी कह रहे थे कि वो लक्ष्य से ज़्यादा ऊपर थे भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, और उन्होंने तो लगभग लक्ष्य अचीव ही कर लिया था, प्राप्ति कर लिया था? रमेश जी, पहले तो मैं आनंद नमस्कार करता हूँ और जो दर्शक जुड़े हैं नमस्कार करता हूँ, और साफ कर देना चाहता हूँ जी कि प्रधानमंत्री आवास पर सही जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए। इसके कई चरण हैं जिसके बारे में आम आदमी नहीं जानता, और सीधे पीएम आवास करके एक नैरेटिव सेट कर लिया जाता है। बिल्कुल। आप पहली बात ये जानिए कि बैंकों से जितने होम लोन लिए जाते हैं, जितने भी होम लोन लिए जाते हैं, उसमें जो व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार आवास बना रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। वो घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है, जिसके डाटा प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पे उपलब्ध रहते हैं। पहला चीज तो ये समझिए। दूसरा अब आता है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अभी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए एक और नई स्कीम आ गई है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना। अब अभी आपने देखा होगा कि नई सरकार में, मोदी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक में भी बदलाव कर दिया गया है,
और कल ही एक नया सुधार आया है जी। कि अब जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं उनके लिए भी आवास योजना की व्यवस्था कराई जाएगी। अब रही बात कांग्रेस के पिछले 5 साल में आवास बने कि नहीं बने, रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में आवास बने कि नहीं बने, ये कोई अब मेरे ख्याल से बहस का विषय नहीं होना चाहिए। आवास एक गरीबों के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। अगर गरीब को छत मिल जाती है तो कितनी खुशी मिलती है। इस पर बहस करने के बजाय, विवाद करने के बजाय सहयोग के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आना चाहिए। रही बात भूपेश की सरकार में आवास नहीं बने, क्यों नहीं बने, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये समझना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है केंद्र पोषित योजना है, उसमें राज्य सरकार का भी अंशदान होता है। अगर राज्य और केंद्र सरकार का समन्वय नहीं है आपस में तो योजना संचालित नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से भूपेश बघेल की सरकार में केंद्र और राज्य का समन्वय अच्छा नहीं रहा। जो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, जो चीज सिर्फ इतनी बात से समझ में आ जाती है कि टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिया, उसमें आवास का भी एक प्रमुख मुद्दा उन्होंने उठाया था। तो इतना ही पर्याप्त है आम आदमी को समझने के लिए कि समन्वय कैसा रहा होगा। अब रही बात अभी की मौजूदा सरकार जो विष्णुदेव साय की सरकार है, उन्होंने एक अच्छी पहल की है जिसकी सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने सरकार में आते ही आवास योजना को बहुत प्रायोरिटी पर लिया और लगातार उनके प्रयासों का परिणाम ही रहा कि अभी आप जो ये डाटा दे रहे हैं प्रदेशवासियों के सामने कि 8 लाख से अधिक कुछ आवासों की स्वीकृति मिल गई है। अब मेरे ख्याल से वो आवास जल्द ही बनने को तैयार हो जाएंगे। तो आवास के साथ साथ देखिए एक चीज और भी होगी, आवास बनने के साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। मजदूरों को काम मिलेंगे, जो रेत का व्यापारी है, जो स्टील का व्यापारी है, जो मिस्त्री है, सबको काम मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, लोगों के जेब में पैसे आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुआयामी योजना है इसके। जी बिल्कुल बिल्कुल। गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे थे? गंगवानी जी देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे ने एक बहुत अच्छी बात की जो स्पष्ट है कि जो मतभेद था वो स्पष्ट था कि केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि 76 में कांग्रेस की सरकार थी, कहीं क्रेडिट भूपेश सरकार को न मिल जाए, लगातार 5 साल तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार हर योजना में किया गया, चाहे धान खरीदी की बात हो या प्रधानमंत्री आवास की बात हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। तो ये महत्वपूर्ण है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आज भी देखिए 2018-19 के बजटीय भाषण में आज भी उपाध्याय जी, अगर आप विधानसभा के रिकॉर्ड में चेक करेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आंकड़े दिए थे कि भैया हमने 2015-16 से 2018-19 के बीच में मात्र 2,37,000 मकान बनाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज छत्तीसगढ़ ने अपने लक्ष्य का 90.34% पूरा किया, जिसका नतीजा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 2 अवार्ड दिए। गुजरात अपने लक्ष्य का 40%, मध्य प्रदेश अपने लक्ष्य का 30%, उत्तर प्रदेश अपने कम। तो देखिए, जो भाजपा शासित राज्य उपाध्याय जी वो अपने लक्ष्य का 50% भी पूरा नहीं करते हैं। हमारी भूपेश सरकार ने 98% लक्ष्य को पूरा किया। ये आज भी प्रधानमंत्री आवास की ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2 महत्वपूर्ण निर्णय अपने कैबिनेट की बैठक में लिए। पहली बात, 47,000 मकान हम अपने सोर्सेज से गरीबों को देने का लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ये 47,000 वाला जो आंकड़ा है, मैं गंगवानी जी आपके पास आता हूं। पहले दिनेश जी से मैं एक बार पूछ लेता हूं, क्योंकि समय बीता जा रहा है। दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 90% से ज्यादा का लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया था, उनको अवार्ड भी मिले थे 2021 में। संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझने की गलती ये मत करें, क्योंकि जनादेश मिल चुका है इनको, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। दूसरा चीज, ये आंकड़े बता रहे 46,000, 48,000, 50,000, अगर ये बन गए थे तो जनता आपको क्यों उतारी थी? और विष्णुदेव साय जी को आज 8,46,000। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे ये आंकड़े आपके पास रखते, जनता को आपने मकान। अजय जी मैं आऊंगा आपके पास, इसके बाद इनके बाद मैं आपके पास लौटूंगा, इनके बाद आपके पास लौटूंगा। अजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा, इनके पास जवाब दे लीजिएगा आप। सबसे पहले संजय जी, आंकड़े देने से कुछ नहीं होता। आंकड़ा तो मैं लिख दूं 50 लाख मकान मिल गए,
बोलने से नहीं होता, मिलने से होता है। आज 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की अगर गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि किस्त जा चुकी है, पहली किस्त। आज उनका न्याय मिल चुका है। आप क्या बात करेंगे? यहाँ से रायपुर से धनेली गांव है, आप जाएंगे संजय जी, आपकी आत्मा दहल जाएगी। इनके चक्कर में, भूपेश बघेल के चक्कर में लोगों ने मकान तोड़वा दिया था कि हमारे को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। उनके पास छपड़ी नहीं थी, अपने बीबी और बच्चों को पानी गिरते में रहने के लिए इन्होंने विवश किया। वो बद्दुआएं हैं इनके साथ। पूरा प्रदेश जानता है, पूरे देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास दूंगा, और उन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास दिया। ये प्रधानमंत्री आवास या कोई भी योजना का नाम वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से रखते थे। हम गर्व से बोलते भारतीय जनता पार्टी, हमारी योजना प्रधानमंत्री आवास से हुई है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, जनता को उनको आवास मिलना चाहिए। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम न्याय की राजनीति करते हैं, सम्मान की राजनीति ठीक है। करते हैं। अजय जी आप जो 47,090 मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंकड़ा उसकी आप बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा इसकी बात शुरू में भी हो रही थी और मैंने पैकेज में भी इसका जिक्र हुआ था कि ये जो मकान आपने ये लस्ट में, मतलब जब चुनाव आने वाले थे बिल्कुल उसके पहले की बात है, तो ये बताइए ये प्रस्ताव आया था या फिर या स्वीकृत हो गए थे ये? नहीं, ये संजय जी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी जो कैबिनेट की बैठक थी, भूपेश जी ने 47,090 मकान स्वीकृत किए थे। पहले के 36,000 बहुत सारे जो हितग्राही थे उनके खाते में ट्रांसफर भी कर दी गई, लेकिन 9 महीने की शायद सरकार जानबूझकर योजना को अटकाए बैठी है। या दोहरा से तो देख लीजिए। नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, उसमें ये कह रहे थे वो कि अपने अंतिम समय में, चुनाव के समय में भारतीय जनता कांग्रेस ने जो 47,000 मकान की स्वीकृति दी थी वो मकान पूरा कर हम देंगे हितग्राहियों को। ये उनका बयान था, मैं सुन रहा था। कल का ये उनका स्टेटमेंट है, कल का या आज का? एक छोटी चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ। रमेश पांडे जी ने बहुत अच्छी बात की। हमारे द्वारा 3 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि प्रधानमंत्री आवास की जो वेटिंग लिस्ट के 6,99,439 मकान है उसकी स्वीकृति दी जाए, क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं दी गई। रमेश पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आवास प्लस के 8,19,999 क्योंकि वेटिंग लिस्ट से क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए आवास प्लस के 8,99,000 वो भी अटके हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है संजय जी कि आप राजनीति के से आज जो सौतेला वहां लगातार करते रहे, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के गरीबों ने भुगता। आज डबल इंजन की सरकार आ रही है, आपको लगता है उसका क्रेडिट जो है सरकार को देना चाहिए? इस प्रदेश की जनता को कैसे प्रवक्ता लोगों को कांग्रेस पार्टी भेजती है जो टीवी लाइव डिबेट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। झूठ उतना बोलो जितना जनता सुन सके। तो या रामायण सर्किट की बात हो, सारी केंद्र सरकार की योजनाओं में छत्तीसगढ़ की अनदेखी की गई। हमारा 56,000 करोड़ रुपया जानबूझ के प्रधानमंत्री मोदी अटका के रखते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता के जो हितों के लिए काम किया जा सके उसमें रंगा डाला जाए। अरे राशन चोरी, दारू चोरी, इससे आप लोग गोबर चोरी, इससे फुर्सत मिले तो आप विकास करो। पूरे भ्रष्टाचारी लोग पार्टी हो गई थी कांग्रेस पार्टी, और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गरीबों का। आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है अजय जी। मैं रमेश जी से भी एक बार जान लेता हूँ। रमेश जी, जैसा कि आप भी देख रहे थे, ये बात हो रही थी, आपने एक बात की थी कि कहीं ना कहीं और केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों में एक कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा समन्वय नहीं था, दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं था। कारण जो भी हो, और कारण जहाँ से भी प्रारंभ होता हो, जिस भी स्तर से प्रारंभ होता हो, लेकिन कारण तो था। तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसी योजना होती है, एक पार्टी होती है, उसके बड़े नेता होते हैं जिनका बड़ा मान होता है, उनके नाम की योजना है, जब उनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके बाद भी ये स्थितियां बनती हैं? क्या ऐसा होता है कि वो पार्टी जो होती है उस योजना के प्रति अपनी अरुचि दिखाने लग जाए, उस पार्टी की सरकार? जी संजय जी कौन आ रही है? जी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं रमेश जी? हाँ, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी हाँ। मैंने जो सवाल किया था आपने सुना? दोहराऊं? हाँ, एक संक्षिप्त में ऐसे आप दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी जब बड़े नेता के नाम की योजना होती है, योजना बदल दी जाती है, उस पार्टी के बड़े नेता के नाम की जो योजना होती है, तो क्या उस योजना के प्रति भी उस पार्टी की सरकार को अरुचि
जागृत होती है उसके प्रति, ऐसा भी देखने को मिलता है। देखिए, ये किसी पे कमेंट करना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर एक बात, अभी जो 8 लाख को लेकर के 7 लाख, 6 लाख, 1 लाख पे सवाल उठ रहा है, उस पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी जब भूपेश बघेल की सरकार थी और चुनाव होने वाले थे, तो एक सर्वे कराया गया था। राज्य सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में ये चिन्हित किया गया था कि राज्य में कितने ऐसे लोग हैं चूंकि जो ये 2011 का जो सर्वे है वो रिन्यू नहीं हुआ है आज तक। तो जो सूची बनाई जाती है 2011 के अनुसार बनाई जाती है। 2011 से 2024 या 22-20 के बीच में बड़ा फर्क आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जिनका चयन नहीं हो पा रहा था। तो जो वो सर्वे कराया गया था उसमें 7 लाख समथिंग कुछ लोग चिन्हित किए गए थे जिनको आवास मिलना था। अभी जब बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था उसमें ये सवाल उठा था और मेरे ख्याल से उस मुद्दे पर इन्होंने जो इनकी विधायक है महासमुंद की, उन्होंने इस मामले को उठाया था और ये कहा था कि इन आवासों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए। जी, इन आवासों को भी शामिल किया जाए। इस पर राज्य सरकार ने उस समय कहा था कि आवास प्लस योजना में इन आवासों को शामिल किया जाएगा। तो ये साफ है कि जो अभी 8 लाख स्वीकृत हुए हैं उसमें वो 7 लाख जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय के सर्वे का आवास है वो प्लस जो आवास प्लस योजना में 1 लाख कुछ। जी हाँ, एक आवास प्लस योजना 1 लाख कुछ है, उसमें 1,76,000 के लगभग है। और दूसरा आप जो कह रहे हैं SECC योजना जो है उसके तहत 6,99,000 कुछ है। हाँ, तो ये दोनों मिला के 8 लाख समथिंग हो रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। तो चूंकि समय की बाध्यता है सर, विषय तो बड़ा है, चर्चा लंबी हो सकती थी, समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय गंगवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप भी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो सरकार है 8 लाख से अधिक मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो स्वीकृत हो चुके हैं। मतलब एक रास्ता साफ हो चुका है। रास्ता उस बात का जिस बात को लेकर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने पहले परिपत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे कि जो आवास स्वीकृत किए जाने हैं। 18 लाख मकानों की बात थी, लेकिन अभी 8 लाख से ज़्यादा मकान स्वीकृत हो चुके हैं। आने वाले चरणों में अन्य मकानों की भी स्वीकृति होगी। लेकिन ठीक है, जो चर्चा हो रही थी कि किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में कितने छत, कितने आवास बने, कितने लोगों को उनके सिर पर छत मिली, विषय बड़ा था, मुद्दे बड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात का सार यही निकलना चाहिए कि आवास बने और ऐसे लोगों को आवास मिले जो कि मौसम की बड़ी मार झेलते हैं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब उनके लिए ये वरदान से कम नहीं होगा। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।